हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेड इफेक्टिव के बारे में, ठीक है। और लास्ट क्लास अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको ए टू जेड चीजें समझ में आएंगी, है ना। और कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप टाइप मेंशन करिए, कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमें डील करना है क्या, जेड इफेक्टिव के बारे में कुछ चीजें जो हमारी लास्ट क्लास में नहीं हुई थी। तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव क्या होता है, चलिए देख लीजिए। तो फिलहाल ये हमारे टॉपिक्स हैं। स्लाइटर्स रूल फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस और पी सबशेल, और दूसरा लिखा है फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी और एफ सबसेल, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट का पेशेंस रखिए, सब समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए तो मैं आपको थोड़ा सा पहली क्लास में ले चलता हूं। इससे हमने वहां पे डिस्कशन किया था अबाउट जेड इफेक्टिव। यस, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो हमें लगता है, देखिए यहां ध्यान से, ये रहा आपका कोई एक एटम, ठीक है। हमें लग रहा है कि सर जो इलेक्ट्रॉन, जितना अट्रैक्शन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को फील हो रहा है इस न्यूक्लियस के लिए, है ना, या फिर कह सकते हो कि जितना स्ट्रांगली ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो इसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से पहले क्या मिल रहे थे, अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाता है ना। एक दिक्कत ये थी। दूसरी दिक्कत क्या थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर वाली शेल के, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, मतलब पूरा कवर अप कर लेते हैं, शील्ड की तरह काम करते हैं। कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखी ना आपने, कैसी होती है, आगे से लगा देता है वो। यस, तो है ना, ये करते हैं, न्यूक्लियस को शील्ड कर देते हैं। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिल पाता है जितना कि हम सोच रहे हैं, है, या फिर इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की अब्सेंस में मिल सकता था, उतना अट्रैक्शन इसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ओके, तो अब जितना भी इसको लग रहा है बचा कुचा, हम उसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिवली कितना काम कर रहा है उसमें। जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू होता है जेड टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जितना लगना चाहिए, बट उतना नहीं लग रहा, कम लग रहा है। और कितना कम लग रहा है? माइनस सिग्मा। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। समझ में आई बात नहीं है? तो हमें जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा हमने लास्ट क्लास में डील किया था। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हमें जेड इफेक्टिव निकालना है। कैसे निकालना है? जेड की वैल्यू आपको पता है, जितने भी उसके न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब एटॉमिक नंबर है, वो जेड की वैल्यू। लेकिन सर ये सिग्मा का पता कैसे चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर के इलेक्ट्रॉन कितनी गड़बड़ी कर रहे हैं, है ना। अंदर भी बहुत सारी चीजें ना, कौन सी शेल में है, डी में है, एफ में है, एस में है, पी में है ना, 2D में है, 3D में है, यस, कौन से नंबर की शेल में है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसको गवर्न करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, आपको अब एक फॉर्मूला दिखाता हूं और सिखाते हैं कि आपको ये सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाए, ठीक है। ये क्या है यहां पर, शील्डिंग कांस्टेंट, यह शील्डिंग कांस्टेंट के लिए, या फिर इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए आप लोग। वैसे इसमें नोट करने जैसा कुछ नहीं है, लास्ट क्लास का ही है, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। देखिए अब सबसे पहली बात कि आपको सिग्मा कैलकुलेट कैसे करना है। आज की क्लास हमारी इस पे रहने वाली है। हम इसका जिस रूल के अकॉर्डिंग सिग्मा हमें निकालना है उसे हम बोलते हैं क्या, स्लाइटर्स रूल। और लिखा है यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट? इट मींस सिग्मा। हम बात कर रहे हैं सिग्मा की, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, क्या लिखा है देखो मैंने, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम एज फॉलोज। तो कैसे फॉलो कर रहा है, यहां देखो ध्यान से। लेट अस सपोज बच्चों मेरे पास एक एलिमेंट है जिंक। एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? 30, सबको पता है जी, है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जैसे कि यहां पर मैं लिख रहा हूं, लाइक 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, कितना आ जाएगा, जिंक है 3d10, कुछ इस तरीके से। तो कैसे लिखा है ध्यान से सुनिए। मैंने सेम सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अलग अलग लिखा है। जैसे 1 में लिखा है 1s2, पहली शेल में एक ही दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ही सबशेल होती है s, लिख दिया। सेकंड शेल में दो सबशेल होती है, s भी होती है, p भी होती है, 2s2, 2p6, ओके सर।
तीसरी सेल में क्या होती है, 3s भी होती है, 3p भी होती है और 3d भी होती है। बट प्रॉब्लम यह है कि s और p वाले सब सेल्स को आपको एक साथ लिखना है, और अगर d और f आते हैं तो उनको अलग अलग लिखना है। मतलब अगर 3d है तो आपको 3d अलग से लिखना है। लेट अस सपोज हम 4s तक पहुंच गए तो 4p 4d है ना, 4s और 4p एक साथ आ जाएंगे, 4d अलग आ जाएगा, और 4 के साथ f भी होता है क्योंकि, तो 4f को भी आप क्या करेंगे, अलग से करेंगे। समझ में आई बात नहीं आई, बोलो। तो इस तरीके से आपको यहां पर लिखना होता है, ठीक है। समझ में आया बात, क्या हो गया देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। ये तो बिल्कुल वही हो गया जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, 4s के साथ क्या आ सकता है, 4p भी आ सकता है, ऑफकोर्स 4p भी अगर होगा, लेट अस सपोज 4p भी है, ठीक है, 4p6, तो आप इनको एक साथ लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। 4d है, 4p आ गया तो 4d भी होगा, बिल्कुल होगा, उसको अलग रखेंगे। 4f है तो उसको भी अलग रखेंगे। समझ में आई बात नहीं आई। 3d भी होगा ऑब्वियस, ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें गलत लिख दिया, है ना। यहाँ पर 3d भी होगा, दिस इज 3d, इसको अलग लिखेंगे आप। समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है, सेम सेल की बात कर रहा हूं मैं। अगर सेम सेल में s है, एक साथ रखना है। सेम सेल में s और p है, उनको एक साथ रखना है। अगर उसी सेल में d भी है, लेकिन d को क्या करना है, अलग रखना है। f भी है तो f को क्या रखना है, अलग रखना है, इस तरीके से। समझ में आया, 3d या 4d का। समझ में आ गई बात। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेने हैं, जिस भी एलिमेंट का आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गई बात, नोट कर लिया होगा आई थिंक सो, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं फिलहाल, चलो दोबारा से जिंक का लिख देता हूं, कितना होता है 30, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p होता तो मैं 4s के साथ लिखता, बट क्योंकि हमारे जिंक में 4p नहीं आता है, लेकिन चौथी सेल नंबर अलग है ना, फोर्थ सेल है तो उसको अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। p नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ दूंगा, 4p, फिर आ जाएगा क्या बच्चों 3d10 लाइक दिस। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3d10 यहां लिख दीजिए और 4s2 यहां लिख दीजिए, इस तरीके से। समझ में आई बात नहीं आई, ध्यान से देख लीजिए प्लीज, ठीक है। तो समझ में आया, डी को अलग लिखना है, एफ को अलग लिखना है, एस और पी को एक साथ लिख देना है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, नोट कर लिया। देखिए सेकंड स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, सेकंड रूल लिखा है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस और पी सबशेल। अगर आपको सिग्मा निकालना है उन इलेक्ट्रॉन्स का जो किसके अंदर प्रेजेंट है, एस और पी सबशेल में है, ठीक है, या तो एस में या फिर पी में है, उसके लिए रूल थोड़ा सा अलग है। क्या लिखा है देखो, पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रुप मेड बाय कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन हैव नो कंट्रीब्यूशन। नहीं समझ में आया, ओके मैं बताता हूं क्या लिखा है देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 है ना, 4p6 ऐसा लिख दिया। लेट अस सपोज उसने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है जो 3 में डी में है, देखो 3d10 लिख रहा है आपको, 3d10 में से किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, है ना। देखो ध्यान से मैं बना देता हूं यहां पर, इस तरीके से 3d10 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, वो इलेक्ट्रॉन इस वाली सेल में प्रेजेंट है ना। तो वो कह रहा है कि सर जिस भी इलेक्ट्रॉन का आप सिग्मा निकाल रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकाल रहे हैं, जो कंसर्न इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसके राइट साइड जो सबशेल है, सॉरी जो सेल्स हैं और सबशेल भी होंगे उसके अंदर, जैसे कि ये है 4th नंबर की सेल जो उसके राइट साइड है, कहता है कि सर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके सिग्मा निकालने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, उसको कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। मतलब अगर आपको इसका जेड इफेक्टिव निकालना है इस इलेक्ट्रॉन का, तो इसके बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन उसको कोई दिक्कत नहीं देंगे। ऑब्वियसली पता है ना यार आपको, भाई दिक्कत कौन दे रहा था, दिक्कत दे रहे थे अंदर के इलेक्ट्रॉन, भाई न्यूक्लियस अंदर था। यहां देखो ध्यान से, ये रहा न्यूक्लियस आपका, ये इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो दिक्कत कौन कर रहे हैं, ये वाली शेल के इलेक्ट्रॉन और ये वाली शेल के इलेक्ट्रॉन, भाई बाहर वाली शेल का तो कोई लेना देना ही नहीं है उसमें। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका ये है, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रुप मेड बाय कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन हैव नो कंट्रीब्यूशन।
ठीक है, दूसरी बात देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम शेल हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 ईच। ठीक है, लेट अस सपोज, वैसे हमारी जो कंडीशन चल रही है एस और ई के लिए चल रही है, ठीक है, तो हम डी की बात नहीं करते हैं, एस की बात कर लेते हैं, 4 की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखा है 4s2। तो कहता है कि सर अगर उसी सेल में, जैसे आपको एक इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ नंबर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल बताओ, 6 और 2 8। सर 1 2 3 4, इस वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन का मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इसी शेल में और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं सर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा मैं निकाल रहा हूं, तो उसको छोड़ के यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन और बच गए हैं। तो दूसरी लाइन जो लिखी है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम शेल have no contribution of have the contribution of 0.35 each। इसका मतलब सर अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं तो 8 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, तो इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन और बच गए हैं, और उन 7 इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है सिग्मा में कितना है, 0.35 का। एक का है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो इतना निकल जाए। समझ में आई बात, नहीं आई? ओके सर, ठीक है, समझ में आ गया। और ध्यान से देखिए, लिखा था इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 शेल। समझ रहे हो, बाहर से अंदर वाली शेल जो आप निकाल रहे हो, जिस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा, उस वाली शेल से अंदर वाली शेल की बात चल रही है। n-1 शेल हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.85। देखो ध्यान से, लेट अस सपोज मैं, ये रहा मेरा एक कोई एटम, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ही मैं सिग्मा निकाल रहा हूं। तो कहता है कि उसके अंदर वाली शेल, दिस इज n-1 शेल, ठीक है, ये इसका, ये n नंबर में तो n-1 है, और ये क्या है, n-2, क्या बोलते हैं इसको, पेनल्टी वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो लिखता है कि सर अगर आप जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकाल रहे हो, उस शेल के अंदर वाली शेल का जो है n-1 नंबर की जो शेल है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0.85 ईच इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेट अस सपोज वहां 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 का कितना होगा, 0.85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ओके। फिर लिखा था इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-2। n-2 मतलब बाहर के अंदर के अंदर वाली, इस वाली शेल की बात कर रहा हूं, दिस वन। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, 1 होता है ना। लिखा है n-2 शेल, क्या लिखा है, हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 ईच। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ठीक हो गया सर, और उसके अंदर सबका ही 1 होता है एक्चुअली में। ठीक है, और देखो, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग, ठीक है, जिंक को ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जिंक को डिस्कस भी किया था। और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जैसे कि मैंने बताया था, है ना। क्या करना है, सेम शेल की बात करनी है, एस को एक साथ रखना है ना, सॉरी एस और पी को, डी को सेपरेट रखना और एफ को भी सेपरेट रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 को बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, 3d10 4s2 और बस हो गया। ठीक हो गया, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 6 4 10, 6 और 4 10 20 और 10 30। ठीक है, ये तो आपको आता है करना। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब मैंने कहा आपसे, लेट अस सपोज सिग्मा निकालता हूं मैं, सिग्मा निकालना है किसका, फॉर 4s इलेक्ट्रॉन। भाई 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, s2 दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, फोर्थ सेल में, एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है। तो उसी शेल में उसको छोड़ के कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35। अभी आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो चलिए, तो हम निकालते हैं सिग्मा। कैसे निकालेंगे बताइए, सिग्मा निकालने का तरीका, जिस शेल की आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की, जिस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी उस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन बचा है 1, प्लस उसके अंदर वाली शेल का मैंने आपको क्या बताया था, 0.85। अब देखो 4s की बात चल रही थी, इसके अंदर वाली शेल कौन सी होगी, थर्ड नंबर की शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, d10 और p6 और s2, तो 6 और 2 8 और 8 और 10 18, थर्ड नंबर में है ना, देखो सब थर्ड नंबर में है, तो कितना होगा 18 इंटू 0.85।
समझ में आई बात नहीं आई? बोलो यार। और उसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस सेल के अंदर वाली शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, कितना 1 का कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों। कितना होता है? सबका कितना होता है? 1 का कंट्रीब्यूशन। तो थर्ड नंबर का था, सेकंड में आ जाओ, फर्स्ट में आ जाओ, सब में 1 का ही होता है। तो 6 और 2 8 और 2 10, 10 इंटू 1, ये रहा जी। ठीक है, बाहर वाली शेल को छोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन बचा 0.35। अंदर वाली शेल के जितने इलेक्ट्रॉन बचे n-1 के, उसे कितने होते हैं? 0.85। और उसके अलावा जो 2 शेल बची हैं, इनके कितने होते हैं? सबके 1 होते हैं, चाहे वो कितने इलेक्ट्रॉन हो। इतना समझ में आया क्या? आपके लिखने का तरीका देख लो भाई। ठीक है, चलिए हटाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल्स टू 0.35 इंटू 1 मतलब 0.35 प्लस 18 इंटू 0.85। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए? 18 इंटू 85 हो जाएगा तुम्हारा 15.3। ठीक है, मैंने कर लिया कैलकुलेट साइड में। ओके, और प्लस 10 इंटू 1 कितना जाएगा? 10। दिस इज 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? इन सबको ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा बताइए? ये लो। ठीक है, ये हो गया 5 3 3 6.5 और 2 25.65। तो कितना आ गया? 25.65। इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आ गया सर। तो अब हमें निकालना है सिग्मा। सिग्मा तो हमारा निकल गया, लेकिन हमारा टास्क सिर्फ सिग्मा निकालना नहीं, हमें निकालना क्या है? जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि जिंक की बात चल रही है, तो जेड की वैल्यू होगी 30 और सिग्मा इसमें कितना आया? 25.65। अब आप इसे कर लीजिए, कितना जाएगा? 4.35। समझ में आई बात नहीं आई? देख लो ध्यान से। क्लियर है जी? देखिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमने जिंक का करा था, और जिंक में ही हम लोग किसका करते हैं? अब 3 वाले का निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये रहा सर वो जिस तरीके से। ठीक हो गया सर? समझ में आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी हमने किसका निकाला था? 4s का निकाला था। अभी हम निकालते हैं सिग्मा फॉर 3s या फिर 3p, एक ही है, सेम टू सेम ही निकलेगा। ठीक हो गया सर? ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनको इस तरीके से अरेंज कर लेना है ना। अब सिग्मा आप 3s और 3p जिसका आपकी मर्जी है उसका निकालिए। तो सेम ही ग्रुप में रखे हुए हैं, एक जैसा ही रूल लगेगा। s और p में सेम रूल होता है। ठीक है, d में अलग होता है, f में अलग होता है। देखिए, तो सबसे पहले सिग्मा इक्वल टू क्या जाएगा भाई? आपको रूल के अकॉर्डिंग पता है कि जिस इलेक्ट्रॉन का आप सिग्मा निकालने की बात कर रहे हो ना, उस शेल के बाहर वाली शेल के जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस सिग्मा निकालने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इट मींस 4s हैज नो कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो बाहर वाली शेल का है। अब आ जाएगा, हम इस वाले की बात करेंगे, इस वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा इस ग्रुप में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में? 6 और 2 8। एक इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहे हो, उसको छोड़ दो, तो कितने बचे? 7। 7 इंटू 0.35 होता नहीं होता, मुझे बताइए। यस, ठीक है। उसके अंदर वाली जो शेल है, उसके अंदर जो ग्रुप है, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये बाहर हो गया ग्रुप। अब ठीक है, इसमें आ जाइए, क्या हो गया? 6 और 2 8। 8 इंटू 0.85, ये भी याद है आपको। अंदर वाली शेल कितना करती है? 85 करती है। उसके अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर कितना होता है? 1 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये याद रखना भाई। बाहर वाली शेल का 0 कॉन्ट्रीब्यूशन, उसी सेल के इलेक्ट्रॉन जिसमें सिग्मा निकाल रहे हो 0.35 का कंट्रीब्यूशन, उसके अंदर वाली शेल का 0.85, और उसके अंदर चाहे जितनी भी सेल है उन सब का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको हमें कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे? है जी, कर दो कैलकुलेट। क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0.35, ये आ गया सर आपका। ठीक है, 2.45 आ गया सर। ठीक है, प्लस इसे करो, 8 5 40 की 0, 4 बचा, 8 8 60, 468, 6.80 आ गया, और प्लस 2 आ गया। ठीक है, कितना हो गया? ऐड कर लीजिए इनको। 2.45 ये हो रहा है और 2 ये हो रहा है, तो कितना हो गया? 5 8 4 12 की 2, 1 बचा, 6 7 8 9 10 11, 11.25। तो सिग्मा हमारा बच्चों कितना आ गया? 11.25।
0.25 और जेड इफेक्टिव हमारा कितना आ गया बच्चों, बोलो यार, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है 30 माइनस सिग्मा कितना है 11.25, इसमें से माइनस कर लीजिए, निकल जाएगा। समझ में आगे बात नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, आसान है ना, कोई इतना टफ चीज नहीं है, बस आपको एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि इनको ग्रुप में अरेंज कैसे करना है, बस हो गया। ठीक है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर। क्लियर है? देखिए, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, हटा दो इसको ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं स्लेटर्स रूल किसके लिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी या एफ सबशेल में है, अगर इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी या एफ सबसेल में, तो उसके लिए जो रूल्स है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं। अब कैसे चेंज हो जाते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला तो आपको पता ही है, कन्फिगरेशन लिखना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। फिर लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्रुप मेड बाय द कंसर्न इलेक्ट्रॉन हैव नो कंट्रीब्यूशन। आपको पहले से पता है, जो अभी हमने यहाँ पर क्या सेम रूल है, राइट साइड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। फिर लिखा है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35। कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं सेम, यहां पर भी क्या है बच्चों, ये सेम। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है लिखा था इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लेफ्ट ऑफ दिस ग्रुप, मतलब लेफ्ट साइड, अंदर की साइड, हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 0 कितना 1 ईच। जैसे वहां पर कितना था 0.85 था ना लेफ्ट वालों का, लेकिन यहां पर कितना है सबका 1 है, तो इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए। तो सर मेरे समझ में आ गया कि एक लाइन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है एज इट इज है। क्लियर? चलिए करके देखें क्या। ठीक है, बिल्कुल उसका कर लेते हैं। फेवरेट हो गया हमारा जिंक, क्या हो जाएगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2, पहले 3d लिख देते हैं, 3d10 4s2, ये लो सर। क्लियर है? तो अब वो कह रहा है कि सर हमें क्या करना है, किसका निकालना है, डी का निकालना है। ठीक है, इस बार हम डी और एफ की बात करें, देखो लिखा ना डी और एफ, तो हम डी का निकालते हैं, और दोनों में सेम ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट अस सपोज हमें डी का निकालना है, तो मैं लिख दूंगा सिग्मा फॉर डी इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें से देख लीजिए सर किसका 3d की बात चल रही है, एक ही डी है ऑब्वियस, तो 3d में से हमें 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं तो उसको छोड़ के एक इलेक्ट्रॉन की तो आप बात ही कर रहे हो, उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने इलेक्ट्रॉन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 0.35। तो आप इसको लिखोगे 0.35 इंटू 0.35 इंटू 9 प्लस हमने क्या कहा था, उसके बाद जितने भी अंदर के सेल हैं, जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों 1 का होता है। आपके सामने लाइन मेंशन की है, तो कितने हो गए 6 और 2 8, 6 और 2 8, ठीक है, और 2 10, तो कितने हो गए 8 और 10 18 18, रुको एक मिनट, 8 और 8 16 17 18, ठीक है, 18 इंटू 1 कितना आ गया 9 5 जा 40, ठीक है, 9 5 जा 45, क्या बोला मैंने आपसे सॉरी, ठीक है, 9 5 जा 45, तो 4 बचा, 9 3 जा 27, 28 29 30 31, सर ये रहा 3.15 आ गया सर, ठीक है, प्लस 18 1 जा 18, तो वो 18 रहा सर, ठीक है, तो कितना आ गया, इनको ऐड कर लीजिए 18 19 20 20 1.15, समझ में आया। और आपको जब सिग्मा निकालना है तो क्या करेंगे, z माइनस सिग्मा होता है, z कितना है 30 माइनस 21.15, देख लेना कितना आता है। समझ में आई बात नहीं आई, बस मुझे आप इतना बता दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? ठीक है, हटाओ इसको। देखिए स्लेटर्स रूल, यहां से क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आते भी हैं और कई जगह नहीं भी आते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें थोड़ा नॉलेज भी लेनी है बच्चों केमिस्ट्री की, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ना ही चलें तो अच्छा है। ओके चलिए, तो अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, लेट अस सपोज क्रोमियम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, है ना। क्या लिखेंगे आप इसमें, देखो 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s1 3d5, तो 3d5 को अंदर लिख दिया, 4s1 को बाहर लिख दिया। यस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सिग्मा निकालना है किसके लिए, 4s के लिए। 4s का सिग्मा कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे सर, जिस सेल की आप सिग्मा की बात कर रहे हो उस सेल में उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 0.35 का। तो सर मुझे तो लग रहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके हम सिग्मा निकालना है, तो बच्चे कितने, 0 इंटू 0.35। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अंदर आ जाइए, उसके अंदर वाली शेल में बताइए अब कौन सा आपका 3d5 है। यस, कौन सा है, 3d5। ठीक है, अब 3d5 के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा, आपको पता है कि सर उसके अंदर वाली जो शेल होती है उन सबका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85 का। तो कितना आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इंटू 0.85। यस, देख लीजिए। ठीक है, उसके अंदर जितनी शेल के इलेक्ट्रॉन, फिर चाहे कितनी शेल हो, सबका कंट्रीब्यूशन 1 का होता है। तो 6 7 8 9 10, तो 10 इंटू 1। आई बात समझ में, ऐसे करके आप इसका सिग्मा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिग्मा निकालना है, लेकिन किसका निकालना है, 3d के इलेक्ट्रॉन का निकालना है। ठीक है, दिस इज 3d इलेक्ट्रॉन, इसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा, बाहर वाले का तो कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, 0। तो 3d5, तो एक बचा है 0.35 इंटू 4। एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए जिसका आप निकाल ले, उसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो 4। ठीक है, प्लस आपको पता है कि इसमें जितने अंदर होते हैं उनका 85 नहीं होता, 0.85, उन सबका कितना होता है, 1। तो कितने हो गए बच्चों, 6 2 8 6 2 8 8 8 16 17 18 18 इंटू 1, कितना आ जाएगा जी, 1.40। ये हो गया 1.40 और प्लस 18, कितना हो गया बच्चों, 19.40। और आपको अगर जेड इफेक्टिव निकालना है तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है इसका, 24 माइनस 19.40। देख लीजिए, कोई दिक्कत, यस नो। ठीक है, तो बच्चों बस इतना ही करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा आपसे स्लैटर्स रूल में क्वेश्चन पूछ सकता है, इवन पूछता बहुत सारे तो लोग पूछते भी नहीं है कई यूनिवर्सिटीज में, बट फिर भी मैंने आपको सिखा दिया है। एस में और पी में होगा तो सेम रूल है, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन होगा तो सेम रूल है। सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, और फिर आपको जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना है उस इलेक्ट्रॉन को देखना है कि एस में है या पी में है या फिर डी और एफ में है। क्लियर हो गई बात, उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इस वाली क्लास को आज यहीं खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।